हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल द कॉमर्स कोच में। आज हम बात करते हैं +1 अकाउंटेंसी की कुछ एक अकाउंटिंग टर्म्स की। जी हाँ, अकाउंटिंग टर्म्स पूरी अकाउंटेंसी की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। जी हाँ, जो अकाउंटेंसी की अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो पूरी अकाउंट्स की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। बिकॉज इनके नॉलेज के विदाउट आपकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज अकाउंटिंग की बेसिक जो टर्म्स हैं जिनको हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं। आज हम कुछ अकाउंटिंग टर्म्स यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन। जी हाँ, बिजनेस ट्रांजैक्शन की ये होती क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है ये? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इस एक्टिविटी से होता क्या है? दैट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन का सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में अगर हम अनुवाद करें तो लेन देन, कि जब भी कोई लेन देन होगा उससे क्या होगा? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी। क्या होगी? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। और होता क्या है? ये 2 टाइप्स की ट्रांजैक्शन हो सकती है। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल और सेकंड वन इज इंटरनल। एक्सटर्नल मींस बिजनेस के आउटसाइड आपने कोई ट्रांजैक्शन की है, बिजनेस के आउटसाइड आपने कोई ट्रांजैक्शन की है। और इंटरनल मींस बिजनेस के अंदर आपने कोई ट्रांजैक्शन की है। उसके बाद में क्या है कि जितनी भी ये ट्रांजैक्शंस होंगी इन टर्म ऑफ मनी। जी हाँ, कोई भी ट्रांजैक्शंस हैं इन टर्म ऑफ मनी, हम उस ट्रांजैक्शन को मनी के अंदर मेजर करेंगे। ऐसी ट्रांजैक्शन जो मनी के अंदर मेजर नहीं हो सकती है वो हम अकाउंट में रीड नहीं करेंगे। अकाउंट में वही ट्रांजैक्शंस को हम स्टडी करेंगे जो मनी में मेजर की जाती है, जो मनी में मेजर हम कर सकते हैं। दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर इन मॉनेटरी फॉर्म, कि जिनको हम मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम स्टडी करेंगे। तो ट्रांजैक्शन का सिंपल मतलब है कोई भी लेन देन, कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपने बिजनेस में की। सपोज आपने बिजनेस में क्या किया? पैसा इन्वेस्ट किया, वो एक ट्रांजैक्शन है। उस पैसे से आपने क्या किया? गुड्स परचेज की, एसेट्स परचेज की। उस एसेट्स या गुड्स परचेज करने के बाद में आपने कुछ सेल किया, वो सेल करना, परचेज करना, वो सारी की सारी क्या है? ट्रांजैक्शंस हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारी इवेंट। कि इवेंट क्या होता है? इवेंट बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन। इवेंट किस पर बेस है? ट्रांजैक्शन पर। एंड इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। कि ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट है वो इवेंट है। जी हाँ, ट्रांजैक्शन करने से जो भी क्या निकला, रिजल्ट आउट हुआ, वो रिजल्ट क्या होगा? इवेंट होगा। सपोज करिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने गुड्स को परचेज किया। आपने गुड्स को परचेज किया 1 लाख रुपीज में। ये क्या थी? ट्रांजैक्शन थी। आपने इन गुड्स को आपने क्या किया? फाइनल, ये आपकी क्या थी? रॉ मटेरियल था। इनको फाइनल गुड्स में आपने क्या किया? कन्वर्ट किया। और फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद में आपने इन्हीं गुड्स को 250 में बेचा, 2,50,000 रुपीज में बेचा। ये बेचना भी क्या हुआ? पर सेल करना भी क्या हुआ? ट्रांजैक्शन थी। इस परचेज करने से और सेल करने से जो इवेंट हुआ, क्या हुआ? आपने यहां 150 मींस 1,50,000 रुपया प्रॉफिट कमाया। तो ये प्रॉफिट कमाया, ये क्या था? रिजल्ट। और इसी रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे? इवेंट। कि रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड द इवेंट। नेक्स्ट वन है अकाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है। और ये अकाउंट जब भी हम पढ़ते हैं, इनका नाम ही हम अपने सब्जेक्ट का अकाउंट से शुरू करते हैं। वैसे हम इसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। अकाउंटेंसी के अलग अलग पार्ट्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अकाउंट बेसिकली जो टर्म है वो है क्या? देखिएगा, द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन ऑफ अ लाइक नेचर, जो कि एक ही प्रकार की है, ऐसी ट्रांजैक्शन। देखो, हमारे बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी। जो ट्रांजैक्शन एक ही नेचर की है, सेम नेचर की है, आर रिकॉर्डेड, एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड एट वन प्लेस।
जिनको हम एक ही स्थान पर रिकॉर्ड करेंगे, माइनस करेंगे और उनको ऐड करेंगे एक ही स्थान पर, उस स्थान को हम क्या बोल रहे हैं? अकाउंट बोल रहे हैं। जहां हम एक प्रकार की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, सेम नेचर की ट्रांजैक्शन को जहां रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? अकाउंट बोलेंगे। और अकाउंट की टू साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है, हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में डेबिट और क्रेडिट। वो कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, किस प्रकार के अकाउंट हो सकते हैं? किसी पर्सन का, जैसे राम को हमने कोई पेमेंट की, राम से पेमेंट ली, फिर राम को पेमेंट की, राम को परचेज किया, श्याम से हमने परचेज किया, राम को हमने कोई पेमेंट की, मतलब राम श्याम मोहन जो भी है। या फिर हम क्या करेंगे, कोई भी आइटम हो सकता है, जैसे सेल अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट होगा, कैश अकाउंट होगा, सैलरी अकाउंट होगा, मींस एक्सपेंस या इनकम से रिलेटेड कोई भी होगा, लायबिलिटीज या एसेट से रिलेटेड कोई भी अकाउंट होगा, वो अलग अलग सेपरेट जगह पे हम क्या करेंगे? उनकी ट्रांजैक्शंस करेंगे, उसको हम बोलेंगे अकाउंट। नेक्स्ट वन इज कैपिटल। अकाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टर्म है कैपिटल, जो आपकी पूरी अकाउंटेंसी में चलती जाएगी जब तक आप अकाउंट पढ़ोगे। कैपिटल क्या होती है? बेसिकली मैं आपको यहां तक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए ये हमारे हैं गुप्ता जी, ये क्या है? गुप्ता जी। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस। क्या स्टार्ट किया? बिजनेस। अब बिजनेस और गुप्ता जी के बीच में मैंने जो लाइन लगाई है, दैट मीन्स बोथ आर सेपरेट टू ईच अदर। देखिएगा, बिजनेस तो गुप्ता जी का है, बिजनेस तो किसका है? गुप्ता जी का है, बट बिजनेस और गुप्ता जी अब दोनों क्या हुए? अलग अलग हुए। जी हां। और गुप्ता जी ने क्या किया? बिजनेस को कुछ पैसा दिया, उस पैसे को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। क्या बोलेंगे? कैपिटल। दैट अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, कि अमाउंट जो इन्वेस्ट की जाती है ओनर के द्वारा बिजनेस के अंदर, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अब यहां जब भी नाम होगा, पूरे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, जो भी अकाउंट प्रिपेयर होंगे, तो वो गुप्ता जी के नाम से नहीं होंगे, वो गुप्ता जी की जगह क्या ऐड होगा? कैपिटल होगा। इस कैपिटल को हम कुछ और नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नोन एज ओनर्स इक्विटी। जब हम कंपनी अकाउंटिंग की स्टडी करेंगे तो हम वहां पर यूज करेंगे इक्विटी। क्या यूज करेंगे? इक्विटी। उसके बाद में क्या? ओनर्स इक्विटी और नेट वर्थ। हम दूसरा जो हमारा नाम है कैपिटल का क्या होगा? नेट वर्थ। आपने सुना होगा कि अनिल अंबानी की नेट वर्थ इतनी $1 मिलियन है, किसी दूसरे बिजनेसमैन टाटा की इतनी $1 मिलियन नेट वर्थ है। तो वो क्या होते हैं? नेट वर्थ बेसिकली कैपिटल होती है। वो नेट वर्थ क्या होती है? कैपिटल होती है। नेक्स्ट वन इज ड्रॉइंग। ड्रॉइंग एंड कैपिटल बोथ आर रिलेटेड टू द गुप्ता जी। जी हां, कैपिटल और ड्रॉइंग दोनों गुप्ता जी से रिलेटेड है। कैसे हैं? कैपिटल तो वो अमाउंट थी जो गुप्ता जी ने बिजनेस को दी थी, बिजनेस में इन्वेस्ट की थी, और ड्रॉइंग वो अमाउंट है जो गुप्ता जी बिजनेस से ले रहे हैं। किसके लिए? फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जो पैसा बिजनेस से गुप्ता जी निकाल रहे हैं वो क्या होगा? ड्रॉइंग होगा। देखिएगा, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, चाहे गुप्ता जी कैश में कुछ विड्रॉ करे या फिर कोई गुड्स बिजनेस से लेके आए, तो वो क्या होगा? वैल्यू ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। अपने पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस से विड्रॉ की जाती है कोई अमाउंट या कोई गुड्स, उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग बोलेंगे। अब इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूं। कैश हो गया, आप गुप्ता जी ने क्या किया, मतलब ओनर ने क्या किया? कैश को विड्रॉ किया, या हो सकता है कोई गुड्स विड्रॉ की फॉर पर्सनल यूज, या हो सकता है कि गुप्ता जी का मींस ओनर का जो इनकम टैक्स था वो किसने पे किया? बिजनेस ने पे किया। देखिएगा, कभी भी बिजनेस पे इनकम टैक्स नहीं लगता। इनकम होती है ओनर की और ओनर पे लगता है इनकम टैक्स। तो जब अगर बिजनेस ओनर का इनकम टैक्स पे करता है तो उसको हम ड्रॉइंग में कैलकुलेट करते हैं। इसी प्रकार लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा दिया है बिजनेस ने, जो एक्सपेंस किया है, कि देखिए बिजनेस, या फिर हो सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा दिया, कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसकी होगी? गुप्ता जी की। तो गुप्ता जी के जितने भी खर्चे होंगे वो अलग होंगे बिजनेस से, और गुप्ता जी के खर्चे बिजनेस पे कर रहा है तो वो ड्रॉइंग में ऐड करेंगे हम।
मीन्स अगर गुप्ता जी के घर का रेंट है, मीन्स ओनर के घर का रेंट है, या उसके बच्चों की स्टडी है, या उसके पर्सनल कार की रिपेयरिंग करवाई है, ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन आती है बिजनेस में अपने अकाउंट में, तो वो सारी सारी क्या मानेंगे हम, ड्रॉइंग मानेंगे। मीन्स पर्सनल यूज के लिए जो पैसा विड्रॉ किया जाता है ओनर के द्वारा इज कॉल्ड द ड्रॉइंग। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं लायबिलिटी। जी हाँ, लायबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड डीप कॉन्सेप्ट है आपके अकाउंटेंसी का। लायबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझते हैं हम। देखिएगा, लायबिलिटी द अमाउंट विच द फर्म ऑन्स टू क्रेडिटर, कि वो अमाउंट जो फर्म को किसी क्रेडिटर आउटसाइडर को या किसी इनसाइडर को पे करनी है। मींस आउटसाइडर और इनसाइडर के बारे में मैं यहां बता रहा हूं कि आपकी लायबिलिटी जो है वो 2 टाइप्स में यहां हमने डिवाइड की है। ऑन द बिहाफ ऑफ पेमेंट, देखिएगा, इंटरनल एंड द एक्सटर्नल। इंटरनल पेमेंट है इफ the business has to pay the capital and the profit, means accumulated profit, जो बिजनेस ने रिजर्व में रखे हैं accumulated profit, कि बिजनेस को कैपिटल और प्रॉफिट को पे करना है। किसको पे करेगा? बिजनेस पे करेगा ओनर को, कि जो ओनर को पे करना है वो हमारी क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी आउटसाइड द बिजनेस अगर किसी को पे करना है, कि हमारे कई क्रेडिटर हैं, हमने बैंक से लोन लिया है, हमने किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया है, हमारी कोई पेमेंट ड्यू है जो हमें पे करनी है, वो होगी आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी। जी हाँ, लायबिलिटी मीन्स आपकी जिम्मेवारी, आपका दायित्व है जो आपको पे करना है। और बिजनेस का ये लायबिलिटी होती है कि वो अपने मालिक मीन्स ओनर को भी कुछ दे, और जिन से पैसा ले रखा है, जिनसे गुड्स परचेज कर रखे उनको उनका पैसा दे। तो क्या होगा, अगर ओनर का यहां हो तो हम उसको बोलेंगे इंटरनल लायबिलिटी। अगर ओनर की कुछ पेमेंट पेबल है बिजनेस के द्वारा, मैंने पहले ही आपको डिस्क्राइब किया कि बिजनेस और ओनर बोथ आर सेपरेट। तो बिजनेस की एक अलग यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और ओनर के नाम से नहीं, बिजनेस अपने नाम से कुछ परचेज और कुछ सेल करता है। इसी प्रकार बिजनेस इंटरनल लायबिलिटी बिजनेस की होगी ऑन द बिहाफ ऑफ द ओनर, एंड एक्सटर्नल होगी जो एक्सटर्नल आउटसाइडर जो पार्टीज होंगी। उसके बाद में हम फर्दर हमारी लायबिलिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमने फर्दर हमारी लायबिलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज नॉन करंट लायबिलिटीज, सेकंड वन इज करंट लायबिलिटीज। देखिएगा होती क्या है नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट का मतलब होता है लेटेस्ट, जो हमें अभी मीन्स विद इन 1 ईयर, कि ऐसी कोई भी अमाउंट जो आपको 1 साल में पे करनी है इज कॉल्ड द करंट लायबिलिटी। कि आपको विद इन द 1 ईयर आपको पे करना है, तो वो होगी आपकी करंट लायबिलिटी। चाहे आपको क्रेडिटर को पेमेंट करनी हो, चाहे आपको बिल पेबल हो, जो आपने उधार में कोई माल, क्रेडिट पे माल आपने कोई गुड्स को परचेज कर रखा हो, या आपका शॉर्ट टर्म कोई लोन हो सकता है, या आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। ऑल आर द करंट लायबिलिटीज। उसके बाद में क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट जो कि करंट नहीं है, मीन्स विद इन द 1 ईयर आपको पे नहीं करनी, आफ्टर ईयर आपको वो लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करना है, उस प्रकार की लायबिलिटी को हम बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। अगर हम एग्जांपल बोले तो यहां जैसे डिवेंचर है, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, वो सारी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज में आती हैं। हमने यहां डिवाइड किया है इंटरनल, एक्सटर्नल, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। मींस इंटरनल विद इन द बिजनेस किसी को पे करना है, एक्सटर्नल आउटसाइड द बिजनेस किसी को पे करना है। नॉन करंट लायबिलिटीज आपको 1 साल के बाद में जिनकी पेमेंट करनी है वो नॉन करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटीज जिनको एक अकाउंटिंग साइकिल के जिनको एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर मींस फाइनेंशियल ईयर में विद इन द ईयर आपको पे करना है, वो क्या होंगी, आपकी करंट लायबिलिटी होंगी। नेक्स्ट वन इज एसेट्स। जी हाँ, नेक्स्ट वन इज एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं, एनीथिंग विच इज इन द पोजेशंस ऑफ द बिजनेस, कि कोई भी आइटम
जो बिजनेस के पोजीशन में हो, बिजनेस के अधिकार में हो, बिजनेस के अंडर हो, और द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, या फिर वो बिजनेस की प्रॉपर्टी हो, वो या तो बिजनेस के पोजीशन में हो या बिजनेस की प्रॉपर्टी हो, उसको हम बोलेंगे एसेट्स। एसेट्स का हिंदी में हम बोले तो संपत्तियां, कि बिजनेस की जितनी भी संपत्तियां हैं। अब इन एसेट्स को हमने क्या किया है, फर्दर हमने क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू द लायबिलिटी, करंट एंड नॉन करंट। देखिएगा, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं, दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस, कि ऐसी एसेट्स जिनको बिजनेस कंटिन्यू यूज कर रहा है, बिजनेस जिनको फ्यूचर यूज के लिए खरीदता है, लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदता है, वो हमारी क्या होंगी, नॉन करंट एसेट्स होंगी। क्या होगा, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, कि जिनको गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए बिजनेस ऐसे एसेट्स जो परचेज करता है उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन करंट एसेट्स बोलेंगे। इनका मतलब क्या होता है, नॉट मीन फॉर सेल, जिनको सेल फर्दर सेल के लिए यूज नहीं करता बिजनेस, मीन्स खरीद लिया, पहले परचेज किया, फिर सेल किया, फिर परचेज किया, सेल किया, ऐसा नहीं होता हमारी नॉन करंट एसेट्स में। मीन्स अगर बिजनेस ने एक लैंड खरीदी है, वो बिजनेस की क्या है, एक एसेट्स है। उस लैंड पर फिर बिजनेस ने क्या किया, प्लांट लगाया, मींस वह मशीनरी लगाई, वो मशीनरी क्या है, बिजनेस की एसेट्स है, जिसको लंबे समय के लिए बिजनेस यूज कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर ये जो मैंने व्हाइट बोर्ड यहाँ लगाया है, ये व्हाइट बोर्ड मेरे लिए नॉन करंट एसेट्स हैं, क्योंकि मैंने इसको लंबे यूज के लिए, ये नहीं कि मैंने इसको सिर्फ 1 मंथ या 2 मंथ के लिए यहाँ यूज करने के लिए लगाया, मैंने इसको 2, 3, 4, 5 ईयर्स यूज मैं इसको कर रहा हूं, मैंने इस पर्पज के लिए इसको लगाया है। इसका मतलब मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, दैट मीन्स नॉट फॉर सेल, ये कोई बेच नहीं रहा हूं मैं, यहां सिर्फ आपको सर्विसेज दे रहा हूं, तो मेरे लिए क्या हुई, ये नॉन करंट एसेट्स हुई। इसी प्रकार द बिजनेस किसी ऐसी आइटम्स को खरीदता है जिसको वो कंटिन्यू लंबे समय तक यूज करता है, उसको हम बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट वन है, इसी नॉन करंट एसेट्स में हम आगे इसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, नॉन करंट एसेट्स को फिर 2 टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज टेंजिबल, सेकंड वन इज इनटेंजिबल। जी हाँ, और हम नॉन करंट एसेट्स को एक नाम और से भी जानते हैं, इसका क्या नाम होगा, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स जो एक स्थान पर फिक्स है, तो हमने इस फिक्स एसेट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे मैंने बोर्ड को टच किया, वो टेंजिबल एसेट्स हैं। मशीनरी है, प्लांट है, बिल्डिंग है, वो सारी की सारी क्या होंगी, टेंजिबल एसेट्स होंगी, फिक्स टेंजिबल एसेट्स होंगी। तो इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है, जिनको बिजनेस या कोई पर्सन, इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो क्या होती हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। जैसे कि बिजनेस का नाम, या बिजनेस की जो गुडविल है, जो प्रसिद्धि है, रेपुटेशन है बिजनेस की, वो क्या होंगी, जिसके बिहाफ पे बिजनेस पैसा कमा रहा है। जी हाँ, मैं एग्जांपल देता हूं यहाँ पे आपको, जैसे कि अब यहाँ बात करते हैं कि एडिडास। अब एडिडास का कोई भी मार्का आप देखोगे और उसको देखते ही आप सामान को परचेज करते हो, दैट मीन्स उसकी कहीं ना कहीं गुडविल है उस नाम की, उस एडिडास जो नाम है उसकी कहीं ना कहीं गुडविल है। उसी प्रकार बिजनेस के पास कुछ एक मेथड्स होते हैं, कुछ एक जिनको बिजनेस पेटेंट करवा के रखता है, कुछ एक ऐसे मेथड्स हैं जिनको पेटेंट करवाया जाता है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, या कुछ लिटरेचर का ऐसा कोई होता है जिनको बिजनेस क्या करता है, कॉपीराइट करके रखता है। तो कॉपीराइट है, पेटेंट है, गुडविल है, ये सारी की सारी क्या होती है, इनटेंजिबल एसेट्स होती है, जिनको हम अकाउंटिंग के अंदर मॉनेटरी में मेजर करते हैं, मींस मॉनेटरी फॉर्म में मेजर करते हैं, पैसे में जिनको हम मापते हैं, वो क्या होंगी, हमारी इनटेंजिबल एसेट्स, जिनको हम छू नहीं सकते और जिनको हम टच कर सकते हैं, वो हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं। नेक्स्ट वन इज करंट एसेट्स। जी हाँ, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर मींट फॉर सेल, जिनको बिजनेस फर्दर सेल के लिए खरीदता है। एक बार बिजनेस परचेज करता है, फिर उनमें से कुछ उनको, जैसे बिजनेस ने क्या किया, कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तैयार किया, फिनिश गुड्स के बाद में उसको सेल कर दिया। मींस जो स्टॉक बिजनेस ने खरीदा था, जो परचेज किया था रॉ मटेरियल, वो बिजनेस के लिए क्या थी, करंट एसेट्स थी। फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया और उसको बेच दिया, तो वो क्या हुई, करंट एसेट्स। दैट
उसके बाद क्या है, विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश। ऐसी करंट एसेट जिनको मैनेजमेंट चाहे तो कैश में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन कब, विद इन 1 ईयर, जिनको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जाता है वो क्या होती है, हमारी करंट एसेट्स। और जो 1 साल के बाद में, 1 साल के टाइम गैप के बाद में जो कन्वर्ट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स। क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स। और जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होती है उनको क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स की अगर एग्जांपल लेते हैं तो जैसे डेटर है, बैंक में जो पैसा पड़ा है, जो हमारे कैश में, हमारे बिजनेस के अंदर जो कैश पड़ा है, जो बैंक में पड़ा है, जो हमारे डेटर्स हैं, बिल रिसीवेबल है, या शॉर्ट टर्म लोन बिजनेस ने किसी थर्ड पार्टी को दे रखा है, तो ये सारी की सारी हमारी क्या है, करंट एसेट्स हैं। अब हम करंट एसेट्स को एक्टिव एसेट्स भी जान सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, एक्टिव एसेट्स। मींस करंट एसेट्स के बिहाफ में बिजनेस क्या करता है, अपने डेली के रूटीन के जो भी एक्सपेंसेस है उनको मीट करता है। एक फॉर्मूला जिनके माध्यम से हम कैपिटल, लायबिलिटी एंड एसेट्स को फाइंड आउट करते हैं। एक सिंगल फॉर्मूला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लास्ट तक चलेगा जब तक आप अकाउंटिंग करोगे, जब तक आप अकाउंटेंसी को पढ़ोगे। तो जिसके द्वारा आप क्या करोगे, एसेट्स को, लायबिलिटीज को, या फिर आप क्या करोगे, कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला जो कि फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम एसेट्स, लायबिलिटी या फिर कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये आपको जब तक आप अकाउंटिंग करोगे, जब तक आप अकाउंटेंसी को रीड करोगे, तब तक ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा। देखिएगा, एसेट्स को अगर फाइंड आउट करना है, जी हाँ, अगर आपको एसेट्स को फाइंड आउट करना है तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, टोटल ऑफ द लायबिलिटीज, और कैपिटल को प्लस करो तो जो टोटल इनका जोड़ होगा, टोटल इनका सम होगा, वो इक्वल टू एसेट्स होगा। अगर इसी फॉर्मूले के बिहाफ में हम इन दोनों को अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे कि कैपिटल को फाइंड आउट करना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटी मींस टोटल ऑफ द लायबिलिटी, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। तो एसेट्स में से जब लायबिलिटी को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, कैपिटल। और उसी प्रकार अगर आप एसेट्स में से कैपिटल को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, टोटल ऑफ लायबिलिटीज। मींस एक ही फॉर्मूले से हमने तीनों फॉर्मूलों को यहाँ पे, एक फॉर्मूले से हमने तीनों ये फॉर्मूले क्रिएट किए हैं। बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से इन दोनों फॉर्मूलों को हमने क्या किया है, क्रिएट किया है कि एसेट्स आपको फाइंड आउट करना है तो दोनों को जोड़ दो, या वो दोनों आपको निकालने है, कैपिटल या लायबिलिटी, तो एसेट्स में से इनको माइनस कर दो। जिसको भी माइनस करोगे अपोजिट साइड में, अगर आप कैपिटल माइनस करो तो लायबिलिटी निकलेगा, अगर लायबिलिटी एसेट्स में से माइनस करोगे तो कैपिटल निकलेगा, दोनों का अपोजिट है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट एक टॉपिक है जो एसेट्स में काउंट होती है, जिनको हम बोलते हैं फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। देखिएगा, फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स, इनका मतलब क्या है, झूठ मूठ या नामात्र, झूठ मूठ या नामात्र की एसेट्स। ऐसी एसेट्स जो झूठ मूठ की है या वो नामात्र की एसेट्स है, वास्तव में वो एसेट्स नहीं होती हैं, और विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश, जिसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जाता। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, जी हाँ, कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, वो आपकी क्या होगी, नॉमिनल एसेट्स होंगी या फिक्टिशियस एसेट्स होंगी। इसके बिहाफ में मैं आपको बोलूं, एडवर्टाइजमेंट, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, ये डेफर्ड एक्सपेंडिचर क्या, अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करें। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस या फिर डेफर्ड एक्सपेंडिचर जो है वो आपकी नामात्र की, मींस नॉमिनल एसेट्स होती है, फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं। अब उसके बाद में हम जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है रिसीट्स। क्या है, रिसीट्स। तो रिसीट्स यहां दो प्रकार की होती हैं, कैपिटल रिसीट और रिवेन्यू रिसीट। क्या होती है, कैपिटल रिसीट और रिवेन्यू रिसीट। तो हम पहले पढ़ते हैं कि कैपिटल रिसीट क्या होती है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। देखो, कैपिटल रिसीट से या तो आपकी एसेट्स कम होगी, जी हाँ, या तो आपकी एसेट्स कम होगी या फिर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। एसेट्स डिक्रीज होती है कैपिटल रिसीट से और लायबिलिटी इंक्रीज होती है। जो हमारा नेट इफेक्ट होगा वो यही होगा कैपिटल रिसीट से। तो देखिएगा, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जब हमने फिक्स एसेट्स को बेचा तो हमारी एसेट्स कम हुई और उससे हमें जो पैसा मिला उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट। उसके बाद में क्या है,
कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर, कि ओनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, मतलब कैपिटल इंक्रीज हुई, जो लायबिलिटी साइड होगी टोटल आपकी इक्विटी साइड होगी बैलेंस शीट की वो इंक्रीज होगी। यहाँ क्या हुई, एडिशनल कैपिटल अगर ओनर यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा है, न्यू कैपिटल लेके आ रहा है, या कोई दूसरा पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट बोलेंगे। उसके बाद में क्या है, अमाउंट रिसीव्ड बाय द वे ऑफ लोन, अगर आपने कोई अमाउंट ली है बट वे ऑफ द लोन, आपने लोन लिया है कहीं से, तो क्या होगा, कैपिटल रिसीट होगी। मतलब आपके बिजनेस में पैसा तो आया है, रिसीट तो आई है, बट क्या वो कैपिटल नेचर की है, जिससे या तो आपकी एसेट्स कम हुई है, या आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, या फिर कैपिटल इंक्रीज हुई है। उसके बाद में इसी का अपोजिट में क्या है, रिवेन्यू रिसीट। अब रिवेन्यू रिसीट क्या होती है, मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि आपने गुड्स या सर्विसेज को सेल कर कर जो पैसा कलेक्ट किया है, जो पैसा आपको रिसीव्ड हुआ है, उसको हम बोलेंगे रिवेन्यू रिसीट्स। उसके बाद में क्या है, कमीशन फीस, जो भी आपने रिसीव किया है, कमीशन है, फीस है, या इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, जो आपने रिसीव किया उसको हम बोलेंगे रिवेन्यू रिसीट। मींस रिवेन्यू की जो अमाउंट है वो बिजनेस में बार बार हर दिन मिलती रहती है, एवरी टाइम बिजनेस में रिसीव्ड होती रहती है। जैसे कि हमने गुड्स को सेल किया तो हमारी सेल तो क्या होगी, हर दिन सेल होगी। बट कैपिटल की अगर हम यहाँ बात करते हैं, कैपिटल रिसीट की, कि हम हर रोज क्या करेंगे, फिक्स एसेट्स को सेल नहीं करते, ना हर रोज कोई नई कैपिटल आती है, इंट्रोड्यूस होती है बिजनेस में, और ना ही हर रोज हम क्या करते हैं, कोई लोन ऑब्टेन करते हैं। तो ये तो क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होती है, इनसे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज होती है बिजनेस की, और ये कभी कभार बिजनेस में इनका इंपैक्ट होता है, मतलब कभी कभार इस प्रकार की ट्रांजेक्शंस होती हैं। बट रिवेन्यू ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, डेली बेसिस होती है। रिवेन्यू जो ट्रांजेक्शन होती है, रिवेन्यू जो रिसीट्स है वो हमारी डेली बेसिस है। मींस रिवेन्यू रिसीट्स क्या होंगी, डेली बेसिस होंगी, एवरी डे रिवेन्यू रिसीट्स होंगी। हम गुड्स को बेचेंगे, कोई फीस या कमीशन रिसीव करेंगे, या इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव करेंगे जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या हमने कोई लोन दे रखा है किसी थर्ड पार्टी को, तो उस पर जो इंटरेस्ट आया वो हमने रिसीव किया, तो वो क्या होगा, हमारा रिवेन्यू रिसीव होगा, रिवेन्यू रिसीट होगी। है हमारे नेक्स्ट जो टर्म है एक्सपेंडिचर। जिस प्रकार हमने बात की थी रिसीट की, कि जो हमने रिसीट्स थी बिजनेस में वो हमारी टू टाइप्स की थी, वो कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। उसी प्रकार हमारा जो एक्सपेंडिचर है, मीन जो हमने एक्सपेंस किए बिजनेस में, जो हमने बिजनेस में टोटल खर्चा किया है, वो हमारा 3 टाइप्स का है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपेंडिचर होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैश प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ कैश प्रॉपर्टी और इनकरिंग a liability for the purpose of acquiring assets and goods and services। कि हमें क्या करना है, हमने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ कैश, या तो हमने कैश को ट्रांसफर किया, या फिर कोई बिजनेस की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, या फिर लायबिलिटीज को इंक्रीज किया, किसके लिए, एक्वायर द एसेट्स, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, या किसी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए। हमने क्या किया, या उधार में क्रेडिट बेस पे हमने क्या किया, कोई एसेट्स को परचेज किया, या फिर हमने गुड्स रॉ मटेरियल को परचेज किया, वो जितना भी तो टोटल खर्चा लगा उसी को हमने क्या बोला, एक्सपेंडिचर बोला। एक्सपेंडिचर मींस ट्रांसफर ऑफ कैश प्रॉपर्टी और इनकरिंग लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज या किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो पैसा, प्रॉपर्टी या लायबिलिटी इंक्रीज हुई, उसको हमने क्या बोला, एक्सपेंडिचर बोला। अब ये एक्सपेंडिचर भी फर्दर 3 टाइप्स का है। फर्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, इसके कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होगा, टू इंक्रीज द फिक्स एसेट्स। जब हमने कोई फिक्स एसेट्स को परचेज किया है और उसके परचेज करने पे जो हमने पैसा मींस कैश का ट्रांसफर किया है, तो वो हमारा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जी हाँ, जो हमने यहां एक्सपेंडिचर किया है कैश को ट्रांसफर कर किसके लिए, फॉर फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए, तो वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंस होगा। मींस जब हम फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं तो फिक्स एसेट्स को परचेज करना जो खर्चा होगा उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। या क्या होगा, और इसका क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे उनका बिजनेस में लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। जैसे कि हमने कोई एसेट्स को परचेज किया,
अब वो एसेट्स ये तो है नहीं कि 2 महीने के लिए हमने कोई मशीनरी को परचेज किया, 2 महीने के बाद में उसको बेच दिया, हमने फिर एसेट्स को परचेज किया फिर बेच दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा हमें। कैसे, किस प्रकार? हमने मशीनरी परचेज की, मशीनरी को हम नंबर ऑफ ईयर यूज करेंगे और उसकी यूज करने से हम गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेंगे और उससे हमें क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। जो हमारा नेक्स्ट वन होगा वो क्या होगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिस प्रकार हमारा कैपिटल रिसीट था और रिवेन्यू रिसीट था, उसी प्रकार हमारा क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो हमें बेनिफिट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ड्यूरिंग द ईयर। हमें सिर्फ फाइनेंशियल ईयर के दौरान ही, मीन्स हमारा जो ईयर चल रहा है अकाउंटिंग ईयर, उसी के दौरान हमें उसका बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट वन इज डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि हम इसका बाद में जिक्र करते हैं, तो अब मैं आपको ये समझाता हूं कि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। बेसिकली तो ये क्या होता है? रिवेन्यू नेचर का होता है, रिवेन्यू इन नेचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है? बेसिकली रिवेन्यू इन नेचर, बट होता क्या है? इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। मींस जैसे इसका जो बेनिफिट होता है वो लॉन्ग ईयर के लिए मिलता है, लंबे टाइम के लिए मिलता है। इसी प्रकार डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो हमें बेनिफिट होगा वो लंबे समय तक मिलेगा, और जो इसका नेचर है वो रिवेन्यू का है। मतलब इन दोनों का क्या है? प्लस है। क्या है ये? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसको हम क्या करते हैं? दोनों ही काउंट करते हैं, रिवेन्यू भी काउंट करते हैं और कैपिटल भी काउंट करते हैं। किस प्रकार? मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूं कि सपोज कीजिए आपने क्या किया, 2005 में बिजनेस के लिए एडवर्टीजमेंट की। बिजनेस के लिए क्या की? एडवर्टीजमेंट की। कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की। आपने बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए की एडवर्टाइजमेंट की, और ये एडवर्टीजमेंट का फायदा क्या आपको उसी साल मिलेगा? नहीं। एडवर्टीजमेंट का फायदा, आपको जो बेनिफिट है वो नंबर ऑफ इयर्स मिलेगा। जहां जहां आपकी एडवर्टीजमेंट रहेगी वहां आपको वो फायदा मिलेगा। तो बिजनेस ने ये एस्टिमेट किया कि इस एडवर्टीजमेंट का फायदा बिजनेस को 5 ईयर तक मिलेगा। कितने ईयर तक मिलेगा? 5 ईयर तक मिलेगा। अब हम क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर ईयर, जिस दिन हमने ये एक्सपेंडिचर किया था, उसको हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, मीन्स 20,000 रुपीज। अब ये 20,000 रुपीज क्या होगा? 1 साल का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे हम। क्या मानेंगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और बाकी जो बचा हमारा 80,000 रुपीज, वो हमारा क्या जाएगा? बैलेंस शीट में जाता है, और उसको हम ट्रीट करते हैं कि ये हमें आगे चार्ज करना है, मतलब राइट ऑफ करना है, कि ये 80,000 रुपीज कहलाएगा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। उस साल का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा 20,000 रुपीज, और जो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कहलाएगा 80,000 रुपीज। ये 80,000 रुपीज को फिर हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट इसको क्या करेंगे? राइट ऑफ करते जाएंगे, और राइट ऑफ जब करेंगे तो ये लास्ट में जब 5 साल होंगे उसके बाद में इसका बैलेंस 0 हो जाएगा। और इसी को हमने क्या कहा था? ये बैलेंस शीट की कहां लिखा जाता है? एसेट साइड में लिखा जाता है। और इसी को हमने क्या कहा था? फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट्स कहा था। इसको क्या कहा था? फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट्स कहा था। हमने जब ये एसेट्स का टॉपिक हम पढ़ रहे थे तो हमने इसको कहा था फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट्स होती है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका फायदा नंबर ऑफ ईयर्स मिलता है, बट ये नेचर में क्या होता है? रिवेन्यू नेचर का होता है। तो ये था हमारा। उसके बाद में हम करते हैं एक्सपेंस। देखिएगा, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर मिलते जुलते हैं, बट ये एक्सपेंस जो हमारा है वो हम जोड़ते हैं रिवेन्यू एक्सपेंस से। जी हाँ, किससे जोड़ते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंस से। देखिएगा, एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग। या तो किसी चीज को प्रोड्यूस करना या किसी चीज को सेल करना। किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना या सेल करने के दौरान जो कॉस्ट लगाई जाती है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। कि गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना या उसको उत्पन्न करना, उसको प्रोड्यूस करना, उसको प्रोड्यूस करने में या उसको बेचने में जो खर्चा लगता है वो क्या होता है? एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस की यहां एग्जांपल देखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि आपने जो गुड्स बेची है उसकी जो कॉस्ट लगी थी वो क्या है?
एक्सपेंस है आपका। वो क्या है? आपका एक्सपेंस है। जो वस्तुएं आपने बेची उसकी जो कॉस्ट थी वो आपका एक्सपेंस है। मीन जो रॉ मटेरियल का खर्चा था, जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा था, वो एक प्रकार का आपका एक्सपेंस था। उसी प्रकार रेंट पेड, सैलरी पेड टू द एम्प्लॉइज, आपने रेंट पे किया, सैलरी पे की, कमीशन पे किया, कैरेजेस पे किया, आपने स्टेशनरी का पे किया, वो सारे के सारे क्या है? आपके एक्सपेंसेस होते हैं। या फिर क्या है? डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, कि आपकी एसेट्स की, देखो पूरे अकाउंटिंग ईयर में आपने जब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, जो मशीनरी चली, उस मशीनरी आपकी क्या थी? एसेट्स थी। और वो एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन हुई, मशीनरी चलने से क्या हुई? थोड़ी डिक्लाइन हुई, उसकी वैल्यू कम हुई मशीनरी की, और जो वैल्यू कम हुई है उसको भी हमने क्या माना? एक्सपेंस। और उस वैल्यू के कम होने को हम एक टर्म देते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। कि तो जो डेप्रिसिएशन है वो भी हमारा क्या है? एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन कौन सी अमाउंट है? अमाउंट। डेप्रिसिएशन क्या होता है? कोई भी फिक्स एसेट्स जिसकी वैल्यू डिक्लाइन होती है, जिसकी वैल्यू डिक्रीज होती है ड्यू टू द यूज के कारण जिसकी वैल्यू डिक्लाइन होती है, तो हमने क्या कहा? उसको डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन हमारा क्या है? एक्सपेंस है। ये तो कुछ हमारी टर्म्स थी, हमने की 10 बात करते हैं इनकम एंड रेवेन्यू। बोथ आर टर्म इंटररिलेटेड टू ईच अदर, मींस दोनों टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड है। इनकम एंड रेवेन्यू, देखिएगा रेवेन्यू क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो पैसा टोटल हमें मिला है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, कि हमने कोई गुड्स या सर्विसेज को बेचा है, उनसे जो पैसा मिला है, इज कॉल्ड रिवेन्यू। उस टोटल को हम क्या बोलेंगे? रिसीप्ट को रिवेन्यू बोलेंगे। टोटल रिसीप्ट जो हमें हुआ है बाय द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड द रिवेन्यू। एंड उसके बाद में क्या हुआ? हमें देखना है कि इनकम क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड द एक्सपेंस। वो हमने पहले पढ़ा है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो क्या है? हमारे लिए एक्सपेंस है। अब होगा क्या कि जब हम रिवेन्यू से, जी हां, रिवेन्यू से क्या करेंगे? रिवेन्यू से कॉस्ट या एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? इनकम बचेगी। क्या बचेगा? इनकम बचेगी। जैसे कि मैंने लिखा है सरप्लस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। सरप्लस ऑफ रिवेन्यू ओवर द एक्सपेंस, कि जितना ज्यादा है रिवेन्यू एक्सपेंस से, वो हमारी क्या है? इनकम है। देखिएगा अगर रिवेन्यू टोटल 100 रुपीज है और हमारा जो एक्सपेंस लगा वो लगा 70 रुपीज, तो हमारा जो बचा वो क्या बचा? इनकम बचा। कितना? 30 रुपीज। मीन्स सरप्लस ऑफ, कितना सरप्लस था? 30 रुपीज सरप्लस है। क्या सरप्लस है? रिवेन्यू। किस पे? एक्सपेंस पे। तो सरप्लस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। बहुत कॉन्सेप्ट है, इनकम एंड रिवेन्यू। मीन्स रिवेन्यू से अगर आपने एक्सपेंस को माइनस किया तो क्या बचा? इनकम बचा। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट। देखिएगा इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान टोटल रिवेन्यू जितना ज्यादा है किससे? टोटल एक्सपेंस से, तो वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। किस दौरान? एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। उसके बाद में क्या है? गेन। अब देखिएगा ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड गेन, बट हम अकाउंट के अंदर इन दोनों को अलग अलग स्टडी करेंगे, सेपरेट स्टडी होगी। गेन क्या होता है? इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट। ये क्या है? मॉनेटरी बेनिफिट है। जी हाँ, मॉनेटरी बेनिफिट जो कभी कभार बिजनेस में मिलता है। एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहां पर, विनिंग ऑफ ए कोर्ट केस। आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, वो आपने जीत लिया तो आपको गेन हुआ। या फिर क्या हुआ? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, कि आपकी कोई एसेट्स थी और उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है तो क्या हुआ? गेन हुआ। या सपोज कीजिए आपके पास 1 लाख रुपीज की कोई फिक्स एसेट्स थी और आपने उस एसेट्स को रिप्लेस करना चाहा, मीन जो आपके पास थी उसको आप बेच रहे हो और उसकी जगह आप नई खरीद रहे हो। तो आपके पास 1 लाख रुपीज वैल्यू की फिक्स एसेट्स थी और आपने वो 1 लाख रुपीज वैल्यू की फिक्स एसेट्स 120 में बेच दी। कितने में आपने सेल की? 120 में। मीन्स 1,20,000 में आपने वो सेल की, तो आपको क्या हुआ? 20,000 रुपए। ये प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे? गेन हुआ आपको। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स जो आपको गेन होता है ना, जो फिक्स एसेट्स बेचने से जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है, इसको बोलता है गेन। नेक्स्ट है हमारा लॉस। यहां लॉस के हम दो
टाइप्स पढ़ेंगे, 2 प्रकार का लॉस यहां स्टडी करेंगे, बट रिजल्ट दोनों का सेम होगा। फर्स्ट वन इज द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर ए पीरियड, कि एक पीरियड के दौरान बिजनेस का जो रिजल्ट है, व्हेन द टोटल एक्सपेंस एक्सीड द टोटल रिवेन्यू। आप प्रॉफिट का उल्टा कर दीजिएगा, टोटल रिवेन्यू अगर टोटल एक्सपेंस से कम है एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, तो क्या हुआ? लॉस हुआ। मींस रिवेन्यू एक्सपेंस ग्रेटर देन रिवेन्यू इक्वल लॉस। जी हां, अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा है रिवेन्यू से तो क्या होगा? लॉस होगा एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। दूसरा जो इसका हम स्टडी कर रहे हैं कॉन्सेप्ट है जो लॉस का, एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी अगेंस्ट विच फर्म रिसीव नो बेनिफिट, ऐसा कोई भी काम जिससे फर्म को कोई बेनिफिट नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। किस प्रकार? जैसे बिजनेस में फायर, आग लगी, बिजनेस में थेफ्ट, चोरी हुई, या बिजनेस में कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई मशीनरी का पार्ट खराब हुआ, तो वो तो क्या होगा? वो सारे के सारे हम लॉस में काउंट करेंगे। रिजल्ट दोनों का सेम है, दोनों को हम क्या करेंगे? एक ही तरह ट्रीट करेंगे अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट वन इज परचेज। जी हाँ, परचेज यहां पर ये नहीं है कि बिजनेस अकाउंट में कुछ भी परचेज किया उसको परचेज में डाल देंगे। जी नहीं, देखिएगा डेफिनेशन क्या है। परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील, परचेज वो वस्तुएं जिनके अंदर बिजनेस डील करता है, परचेज वो वस्तुएं जिनके अंदर बिजनेस डील करता है। जैसे कि आपका बिजनेस, सपोज करो आपका बिजनेस है मार्कर का, आपका बिजनेस किसका है? मार्कर का। तो आपने मार्कर खरीदे या मार्कर की शाही खरीदी, मतलब मार्कर की इंक खरीदी या मार्कर का कवर खरीदा, तो वो क्या होगा? परचेज होगा। अगर आपका मार्कर का बिजनेस है और आपने फर्नीचर खरीदा तो वो परचेज में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो फिर हमारा अलग से क्या होगा? फर्नीचर में जाएगा, फर्नीचर अकाउंट में जाएगा। फर्नीचर को हम क्या ट्रीट करेंगे? फिर एसेट्स ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे? एसेट्स, नॉट परचेज। अगर एक कारपेंटर फर्नीचर का काम कर रहा है और वो फर्नीचर खरीद रहा है तो उसके लिए फर्नीचर क्या होगा? परचेज होगी। उसके लिए फर्नीचर क्या होगा? परचेज होगी। मतलब जिस प्रकार का आपका बिजनेस जिस गुड्स में डील करता है वही गुड्स आप खरीद रहे हो तो परचेज, अदरवाइज वो परचेज नहीं है। परचेज, उसके बाद में परचेज से मिलती जुलती टर्म है परचेज रिटर्न, की परचेज की वापसी। जी हाँ, आपने जो परचेज किया और वो आपके लिए सुटेबल नहीं था, जो आपने चाहा वैसी वो आइटम नहीं थे, तो आप क्या करोगे? वापस कर दोगे। जिससे खरीदा उसको वापस कर दोगे तो क्या होगा? परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड, कि बिजनेस के जो बाहर गया रिटर्न होके रिटर्न आउटवर्ड, वो क्या होगा? परचेज रिटर्न होगा। उसी प्रकार सेल, सेल क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर फॉर ए प्राइस, किसी प्राइस लेकर, कोई प्राइस लेकर मीन्स बदले में कोई कंसिडरेशन लेकर। जी हाँ, कंसिडरेशन लेकर आपने ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया किसी गुड्स की, तो वो क्या होगी? सेल होगी। मतलब आपने सेल कर दी प्राइस के बदले में। और वो सेल क्या हो सकती है? रिटर्न भी हो सकती है। यही सेल, जैसे परचेज रिटर्न थी उसी प्रकार सेल रिटर्न होगी। सेल रिटर्न कि आपने जो बेचा था वो कस्टमर से वापस आपके पास आया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल रिटर्न। या सेल रिटर्न का दूसरा नाम भी है रिटर्न इनवार्ड, कि बिजनेस के अंदर इनवार्ड आ रहा है, रिटर्न होके आ रहा है, तो मतलब वो सेल रिटर्न होगी। तो ये था हमारा परचेज और सेल। करते हैं हमारी नेक्स्ट जो टर्म है उसकी, स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक क्या होता है? वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग, कि हमने जो गुड्स खरीदी थी किसके लिए? रीसेलिंग के लिए। और लेइंग अनसोल्ड, जो कि अभी तक अनसोल्ड है, बिकी नहीं है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, कि हमने जो परचेज किया था रीसेल करने के लिए और वो अभी तक अनसोल्ड है, मींस वो सेल नहीं हुआ है और हमारे वो गोडाउन में पड़ा है या कहीं भी हमारे बिजनेस में पड़ा है और एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान वो सेल नहीं हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। और स्टॉक 2 टाइप्स का होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। देखिएगा, अगर ये 2005 में 31 मार्च तक आपके पास 20,000 रुपीज का स्टॉक था जो कि बिका नहीं, वो अनसोल्ड था, तो ये आपके लिए क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक। क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक। और यही जब हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा 205,
1 अप्रैल, तो ये 20,000 रुपीज क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। जी हाँ, एक साल का क्लोजिंग स्टॉक जो नेक्स्ट कमिंग ईयर होगा अकाउंटिंग, उसका क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। उसके बाद में है इन्वेंट्री। अब यहां कंफ्यूजिंग ये कंफ्यूजन है कि स्टॉक और इन्वेंट्री तो दोनों एक ही होती हैं। जी हाँ, थोड़ा बहुत फर्क है। सिर्फ इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री और वाइड टर्म है एज स्टॉक, स्टॉक से ज्यादा एज कंपेयर टू द स्टॉक, स्टॉक के कंपेयर में इन्वेंट्री जो है वो वाइड टर्म है। स्टॉक हमने किसको कहा, जो माल बिका नहीं है, जो फिनिश गुड्स थी जो बिकी नहीं है हमारे बिजनेस में, उसको हमने क्या कहा, स्टॉक कहा। अब इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो सेमी फिनिश गुड्स है, मतलब आधी अधूरी बनी हुई चीजें हैं, या फिर वो फिनिश गुड्स हैं, तीनों को मिला के जो होगा वो क्या होगा, इन्वेंट्री होगा। मींस ये चाहे वो स्टॉक, ये हमारा क्या हुआ, फिनिश गुड्स का तो स्टॉक होगा जो बिकी नहीं है, और जो आधी बनी हुई है सेमी फिनिश गुड्स है, या फिर जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ वो भी हम क्या यूज करेंगे, इन्वेंट्री में यूज करेंगे। और इन तीनों की टोटल करके हम अपने अकाउंट में डालते हैं क्लोजिंग स्टॉक के रूप में, हम किस में डालते हैं, इन्वेंट्री के रूप में डालते हैं। नेक्स्ट वन है ट्रेड रिसीवेबल। ये टर्म आपको अकाउंट में बार बार आएंगी। ट्रेड रिसीवेबल देखिएगा, द अमाउंट रिसीवेबल ऑन द अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन द क्रेडिट बेसिस, कि जो आपने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स को बेचा था, उनके बेचने से जो पैसा आपको रिसीव होने वाला है उसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, कि हमारे ट्रेड में कुछ रिसीव होने वाला है। क्या रिसीव होने वाला है, कैश, जो आपने सेल किया था गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे, उनके बेसिस पे आपको सेल जो आपने किया था उस पर आपको कैश रिसीव होने वाला है। अब होगा क्या, ट्रेड रिसीवेबल फिर फर्दर टू टाइप्स के होंगे, डेटर एंड बिल रिसीवेबल। डेटर वो लोग होते हैं, वो पर्सन होते हैं जिनको हम क्रेडिट पे माल, क्रेडिट पे हम उधार में मतलब बेचते हैं। डेटर वो पर्सन होते हैं जिनको हम क्रेडिट बेसिस सेल करते हैं। क्रेडिट बेसिस सेल करने वाले जो, जिनको हम क्रेडिट बेसिस सेल करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेटर। डेटर से हमारी पैसा आना होता है, और ये हमारी क्या होती है, शॉर्ट टर्म एसेट्स होती हैं। डेटर हमारी क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं। उसके बाद में है बिल रिसीवेबल। दोनों टर्म है तो हमारे डेटर ही, दोनों टर्म हमारी क्या है, डेटर ही है। डेटर अनसिक्योर्ड होते हैं। क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं। ये बैड डेट्स भी हो सकते हैं, मींस इनका पैसा डूब भी सकता है। क्या हो सकते हैं, ये बैड डेट हो सकते हैं, इनका पैसा डूब सकता है। बट जो बिल रिसीवेबल होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिखित प्रमाण होता है, हम एक नोट पर लिखवाते हैं जिसको हम माल उधार बेचते हैं, जिनको हम क्रेडिट बेस पे बेचते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, माल की जो भी अमाउंट होगी, मान लो 1 लाख रुपए का माल है, जो भी हमारा सामान होगा, जो भी गुड्स होगी, जिसका जितना प्राइस होगा, मान लो 1 लाख रुपीज प्राइस है, तो हम क्या लिखवाएंगे, 1 लाख रुपीज प्राइस है। और जो वो देगा उसकी डेट भी लिखवाएंगे कि किस दिन वो देगा। यहाँ पर हम बिजनेस के जो साइन होंगे, मतलब बिजनेस की अथॉरिटी के साइन होंगे, और यहाँ पर जो उधार लेके जाएगा उसके साइन होंगे। और ये जो होता है वो सिक्योर क्या होता है, डेटर होते हैं। बिल रिसीवेबल को हम बोल सकते हैं ये सिक्योर डेटर होते हैं, इनका पैसा बिजनेस में आए ही आएगा। ये बैड डेट्स नहीं हो सकते, ये डिसऑनर हो सकते हैं, बट कानूनी कार्रवाई करने के बाद में इनका पैसा मिल जाता है। लेकिन क्या होता है, डेटर हमारे बैड डेट्स भी हो सकते हैं। ये था हमारा ट्रेड रिसीवेबल मींस डेटर एंड बिल रिसीवेबल। डेटर मींस अनसिक्योर्ड है, और बिल रिसीवेबल मींस इनका पैसा हमें सिक्योरली मिल जाता है। और दोनों के दोनों क्या होंगे, शॉर्ट टर्म एसेट्स में काउंट किया जाता है, मींस करंट एसेट्स हमारी ये दोनों हैं। इनका पैसा हमें विद इन द अकाउंटिंग ईयर, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है उसमें हमारे इनका पैसा मिल जाता है। बात करते हैं ट्रेड पेबल। अभी हमने किया था ट्रेड रिसीवेबल, उसी का अपोजिट है ट्रेड पेबल। मींस ट्रेड पेबल इज द अमाउंट पेबल ऑन द अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, कि जो आपने गुड्स को परचेज किया है क्रेडिट बेसिस पे, और उस बेसिस पे आपने जितना परचेज किया है उसकी अमाउंट आपको पे करनी है, तो वो होगा आपका ट्रेड पेबल। मींस आपको जो पे करना है। और ट्रेड पेबल भी ट्रेड रिसीवेबल की तरह 2 टाइप्स के हैं।
तो फर्स्ट वन इज क्रेडिटर। क्रेडिटर वही जिनसे आपने क्रेडिट बेसिस पे कुछ उधार खरीदा है और इन पर कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, इनमें कोई भी आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट्स लिखकर नहीं देना पड़ता। आप गए, आपके नोन थे, आपकी वहां पर अच्छे रिलेशंस थे बिजनेस के और आपने वहां से माल खरीदा, मीन्स आपने वहां से स्टॉक खरीदा, आपने परचेज किया, तो वो क्रेडिटर थे, कोई भी पर्सन जिनसे आपने क्रेडिट बेस पे कोई भी गुड्स खरीदी। दूसरा है बिल पेबल। ये क्या होता है, यहां पर आपको रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं कि हाँ उसी प्रकार जिस प्रकार आपने क्या किया था, ट्रेड रिसीवेबल के लिए बिल रिसीवेबल लिखा था, उसी प्रकार बिल पेबल भी एक प्रकार से नोट होता है जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं और ये एक सिक्योर डेट होता है, आपको ये पे ही करना पड़ता है। मीन्स अगर आप पे नहीं करते हो तो फिर लीगली आपसे पे करवाया जाता है और इसी को हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो ये है बिल पेबल। दोनों की दोनों हमारे क्या है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, मींस करंट लाइबिलिटीज हैं। ट्रेड पेबल जो आपने उधार बेसिस पे परचेज किया, डायरेक्ट आपने किसी नॉन से परचेज किया उधार बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे, तो वो क्रेडिटर है। और आपने अननोन से पे, आपने जब किसी अननोन से परचेज किया तो आपने क्या किया, बिल लिख कर दिया, उसको बिल लिख कर दिया जितनी भी अमाउंट का, जिस डेट को आपको पे करना था, वो आपकी क्या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है। नेक्स्ट वन है डिस्काउंट। देखिए ये आपने कई बार देखा होगा, जब आप ऑनलाइन परचेज करते हो या मार्केट में जाते हो, वहां पर आपको उन शॉप्स या मॉल के आगे लिखा मिलता है 75 डिस्काउंट या 25% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। ये डिस्काउंट होता क्या है, देखिएगा, इट इज अ रिबेट और अलाउंस, इट इज अ रिबेट और एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू बायर, कि सेलर बायर को एक रिबेट देता है, एक छूट देता है जब वो परचेज करता है किसी सामान को। जब एक बायर परचेजिंग करता है तो सेलर उसे कुछ रिबेट देता है, उसी रिबेट को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। और फर्दर ये डिस्काउंट हमारा क्या है, 2 टाइप्स का होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। आप देखिएगा ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट सभी को मिलता है जो भी परचेज करता है, सभी बायर को ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। जो आप दुकान के आगे, किसी मॉल के आगे, किसी भी मल्टीपल कॉम्प्लेक्स के आगे लिखा मिलता है 75, 25%, 50%, ये वो ट्रेड डिस्काउंट लिखा मिलता है। जो भी आप परचेज करने जाओगे तो आपको वो डिस्काउंट मिलेगा, वो लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट होता है। देखिएगा मैं कैसे आपको एग्जांपल की तरह बता रहा हूं, कोई भी गुड्स है, टोटल उनका जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपीज है और आपको लिखा मिलता है कि 25% डिस्काउंट है, तो इसका डिस्काउंट आपको काटा जाएगा 25,000 रुपया। मीन्स 1 लाख का सामान आपको 75,000 रुपीज में मिलेगा। आपको ही नहीं, सभी को, सभी के लिए ट्रेड डिस्काउंट होता है। जब मार्केट में जब ट्रेड डिस्काउंट चल रहा था वो सभी के लिए होता है। नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट उसी को मिलता है जो कैश में पेमेंट करता है, एट द स्पॉट कैश में पेमेंट करता है। मीन्स जो नगद खरीदता है उसको कैश डिस्काउंट दिया जाता है, उसको क्या दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है। और हम अकाउंट्स के अंदर ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी जर्नल एंट्रीज नहीं करते। जर्नल एंट्री जब हम करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट की नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम 1 लाख को नहीं उठाएंगे, सिर्फ 75,000 रुपीज की एंट्री होगी, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होगी। ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस में हमें मिल भी सकता है, हम रिसीव भी कर सकते, भी करेंगे, और कैश डिस्काउंट को हम अलो भी करेंगे। अलो करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस, और रिसीव करेंगे तो क्या होगा, इनकम होगी। अब हम नेक्स्ट हमारी बात करते हैं एंट्री। एंट्री क्या होती है, व्हेन ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई इवेंट्स या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको बोलते हैं एंट्री। मींस रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शंस को एंट्री कहलाता है। हमारा जो है वो है बैड डेट्स। बैड डेट क्या होता है, इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इरिकवेबल फ्रॉम डेटर। मींस डेटर से वो अमाउंट जो रिकवर नहीं होने वाली है, जो डेटर को हमने गुड्स को सेल किया था क्रेडिट बेसिस पे, और जो पैसा डेटर से आने वाला था वो अब नहीं आएगा, तो वो होते हैं बैड डेट।
बैड डेट मीन्स हमारा जो डेट था वो बैड हो गया, मीन्स वो डूब गया, पैसा डूब गया। और ये बिजनेस के लिए क्या होता है, एक प्रकार का लॉस होता है, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, a person or a business which is not in the position to pay its debt। जी हाँ, एक बिजनेस या एक पर्सन जो कि इस पोजीशन में नहीं होता कि वो अपना डेट पे कर सके। कोई भी व्यक्ति जो अपना डेट, जो अपना कर्जा पे नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट है सोलवेंट। इंसॉल्वेंट का अपोजिट, इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट, कि कोई पर्सन या बिजनेस जो अपना डेट को पे कर सकता है, इस पोजीशन में होता है वो कि वो अपने डेट को पे कर सकता है, तो वो होता है सोलवेंट। नेक्स्ट वन इज एंटिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी टर्म है। एन एंटिटी और अ बिजनेस एंटिटी एंड इकोनॉमिक यूनिट, कि कोई भी एंटिटी जो है वो बिजनेस एंटिटी एंड इकोनॉमिक यूनिट के लिए यूज की जाती है। उस इकोनॉमिक यूनिट के लिए जो यूज किया जाता है उसी को हम बोलते हैं एंटिटी। नेक्स्ट वन इज टर्नओवर। टोटल सेल मेड इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर या पर्टिकुलर पीरियड, कि हमने पर्टिकुलर पीरियड में जितना टोटल सेल किया है, इट्स कॉल्ड द टर्नओवर। नेक्स्ट वन इज लाइफ स्टॉक। डोमेस्टिक एनिमल्स, बिजनेस में भी क्या होते हैं, कई बार लाइफ स्टॉक होते हैं, मीन्स एनिमल्स रखे जाते हैं, चाहे वो बेफेलोज हो, काउस हो या फिर हॉर्सेस हो। नेक्स्ट वन है एम्प्लॉयमेंट, सॉरी नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट। इट इज द इन्वेस्टमेंट, इट रेफर टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड इन द फॉर्म ऑफ शेयर एंड डिवेंचर ऑफ द कंपनी। किसी कंपनी में डिवेंचर या शेयर में फंड को डिप्लॉय करना, इसको द इन्वेस्टमेंट टू अर्न द डिविडेंड और इंटरेस्ट।